नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टेस्ट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम 31 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर जनजातियों का नाम दिया गया है और उनके संबंधित निवास क्षेत्र दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये संबंधित जनजातियाँ क्या ये संबंधित निवास क्षेत्र से संबंधित हैं या नहीं, और हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, पहला है हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हट्टी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। कोरवन तमिलनाडु। हाँ, ये भी सही है। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। बिंझिया ये छत्तीसगढ़ में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है और बेट्टा कुरबा ये कर्नाटक में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पे चारों के चारों बातें बिल्कुल सही हैं। थोड़े से और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी इन जनजातियों के बारे में जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को और ऐड ऑन करते हैं और देखते हैं कि इन जनजातियों के बारे में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हट्टी जो जनजाति है ये जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। आपको बात पता चल गई। देखिए ये हट्टी जनजातियाँ जो है एक संगठित समुदाय है जो ज़्यादातर जो है आप लोगों ने देखा होगा हाट जो लगती है, जिसे हम छोटे बाज़ारों के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर घरेलू सब्जियाँ, फसल, ऊन इत्यादि जो है बिक्री करने से संबंधित जो भी जितनी भी वस्तुएं होती हैं वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती हैं आसानी से। ठीक है, इन्हीं परंपरा के कारण ही इन जनजातियों को ही हट्टी जनजाति का नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हट्टी जनजाति के बारे में हमने जान लिया। अब नारी कोरवन के बारे में जानते हैं। ये तमिलनाडु की एक प्रमुख जनजाति है। ये जो है नारी कुरवा और कुरविकर यानी सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले जो जनजातियां हैं उनको जो है नारी कोरवन और कुरविकरन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे खाना, ये एक तरीके की जो है खाना बदोश जनजातियां हैं जो शिकार और खाद्य संग्रहण की एक अपनी पारंपरिक वृत्ति पर जो है निवास स्थान को चूज करती हैं, यानी उनका चुनाव करती हैं। ठीक है, बिंझिया के बारे में जानते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है। बिंझिया जो को है झारखंड और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। इस बात को आप लोग विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेट्टा कुरबा जो कर्नाटक की प्रमुख जनजाति है, ये जो है कर्नाटक के कडू कुरबा समुदाय के समान ही बेट्टा कुरबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के समान ही समझा जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक की प्रमुख जनजाति है। बेट्टा कुरबा समुदाय जो पिछले 30 वर्षों से जो है इस वर्ग में शामिल होने के लिए मांग कर रहा है। तो आप लोग ने अन्य विशेष जानकारियाँ इनके बारे में जान ली हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यहाँ पर जो कथन लिखे गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। देखिए पहला लिखा गया है कि टेल कार्बन आर्द्र भूमि और मीठे पानी के वातावरण में संग्रहित एक कार्बन है। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है रेड कार्बन हिम और बर्फ पर उपस्थित जैविक कणों के माध्यम से जारी कार्बन है जो एल्बिडो को कम करता है। यहाँ पर दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे पर चलते हैं। पर्पल कार्बन वायु और औद्योगिक उत्सर्जन से अवशोषित किया गया एक कार्बन होता है। यहाँ पे तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस संबंध में आप लोग टील कार्बन, रेड कार्बन और पर्पल कार्बन के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई है आप लोग इसको विशेषतः याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कथन के रूप में पूछा गया सवाल एक सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथन है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन थी उनको और हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के प्रकार दिए गए थे। उन कार्बन के प्रकारों में कुछ और महत्वपूर्ण कार्बन के प्रकार हैं, उसको हम थोड़ा जानते हैं। तो चलिए समझते हैं ब्लू कार्बन के बारे में। ब्लू कार्बन वे कार्बन होते हैं जो समुद्री पौधे होते हैं और अवसाद होते हैं, उनमें जो संग्रहित कार्बन होता है उनको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन कार्बन के बारे में अगर बात करें तो ग्रीन कार्बन वे कार्बन होते हैं जो स्थलीय पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जो संग्रहित कार्बन की मात्रा है उनको हम ग्रीन कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और अगला है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन वे कार्बन होते हैं जो जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो उत्सर्जित कार्बन होता है उनको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और अगला है ग्रे कार्बन। ग्रे कार्बन वे कार्बन होते हैं जो औद्योगिक उत्सर्जन के बाद से जो उत्सर्जित कार्बन होती है उनको हम ग्रे कार्बन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगला है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन वे कार्बन होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित कार्बन होते हैं,
उनको हम ब्राउन कार्बन कहते हैं। मतलब अगर हम कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं, अगर उनका दहन पूर्ण रूप से नहीं होता है तो उससे उत्सर्जित जो कार्बन की मात्रा होती है उनको हम ब्राउन कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अगला है रेड कार्बन। रेड कार्बन से संबंधित अभी इसमें जो है सवाल पूछा गया, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि रेड कार्बन वे कार्बन होते हैं जो बर्फ पर जैविक कणों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन जो एल्बिडो को कम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 अलग कार्बन के प्रकारों के बारे में बता दिया, उनके महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं, उनका उत्सर्जन कैसे होता है, किस तरह से इनको जो है किस रूप में कंसिडर करते हैं, कैसे संग्रहित करते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कीस्टोन प्रजातियों के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। कीस्टोन प्रजातियां, देखिए पहले बता देते हैं कीस्टोन प्रजातियां होती क्या हैं। कीस्टोन एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है शामिल होने और या उसके नष्ट होने से कम एक अन्य प्रजाति की प्रचुरता और अल्पता बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उस प्रजाति की मौजूदगी बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। अगर वो नहीं रहेगी, अगर उसकी उस प्रजाति की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है तो उससे संबंधित जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उन प्रजातियों को जो है कीस्टोन प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए पहला कथन कहता है कि कीस्टोन प्रजातियाँ कम कार्यात्मक अतिरेक रखती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेयरी कुत्तों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए प्रेयरी कुत्ते जो होते हैं ना, ये मध्य और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर इनकी मात्रा बड़ी मात्रा में मौजूद है। ठीक है, प्रेयरी कुत्ते एक कीस्टोन प्रजाति हैं जो लगभग 130 अन्य प्रजातियों पर संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखितों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। देखिए पहला है टीयर 1 कैपिटल में यानी पूंजी में मुख्य रूप से शेयर पूंजी और घोषित भंडार होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। टीयर 2 पूंजी यानी कैपिटल की हानि अवशोषण क्षमता टीयर 1 पूंजी की तुलना में कम होती है। ये बात दोनों सही है, यानी टीयर 1 कैपिटल के बारे में और टीयर 2 कैपिटल के बारे में यहाँ पर दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये जान लेते हैं कि टीयर 1 कैपिटल होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं। पूंजी, इसमें मुख्य रूप से शेयर पूंजी और घोषित भंडार शामिल होते हैं। यह बैंक की उच्चतम गुणवत्ता वाली पूंजी होती है। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। टीयर 1 कैपिटल के बारे में बात की जा रही है क्योंकि यह घाटे को चुकाने के लिए पूरी तरफ से उपलब्ध होती है। यह बैंक के मूल जो पूंजी होती है और इक्विटी को संदर्भित करता है। ठीक है, जो यानी बैंक की जो मेन कैपिटल होती है और जो इक्विटी होती है उसी को हम टीयर 1 कैपिटल के रूप में जानते हैं, जो बैंक के वित्तीय विवरणों में दिखाई देता है। ठीक है, इसमें बैंक बड़े नुकसान का अनुभव करता है और टीयर 1 कैपिटल जो है एक अवलंब प्रदान करती है, यानी एक सहारा प्रदान करती है जो बैंकों को टेंशन के तनाव की स्थिति में जो है सामना करने और संचालन की निरंतरता बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, ये बात जो है टीयर 1 कैपिटल के संबंध में। टीयर 2 कैपिटल जो होती है ये पूरक एक तरीके की पूंजी होती है जो उसके संदर्भ में जो है बात करता है। जैसे कोई अघोषित भंडार है, असुरक्षित अधीनस्थ ऋण है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कम से कम 5 वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि इनकी होनी चाहिए, तो उनको हम टीयर 2 कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और टीयर 2 कैपिटल को जो है टीयर 1 कैपिटल की तुलना में कम विश्वसनीय माना जाता है। आपको इसके टीयर 2 कैपिटल के बारे में बताने से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सटीक गणना और परिसमापन करना अधिक कठिन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करता है कि डार्ट मिशन जो काफ़ी ज़्यादा जो है समाचारों में देखा गया है उससे संबंधित आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ डार्ट मिशन जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रमुख मिशन है जो इस संबंध में जो है हमें जानकारी प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है कि अगर अर्थ के अंदर यानी अगर पृथ्वी के अंदर कोई एस्ट्रॉयड जो है एंटर करता है तो उससे पृथ्वी को बचाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। यानी अगर एस्ट्रॉयड आ रहा है तो उस एस्ट्रॉयड को जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ करके पृथ्वी को बचाया जा सके, उसी संबंध में ये जो है डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो है नासा की गृह रक्षा की एक नई काइनेटिक इम्पैक्टर विधि है जहाँ डार्ट अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह डिफॉर्मोस से टकराया, यानी इसका एक परीक्षण किया गया था। उसी संबंध में ये बात भी सही हो जाती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 जो है कार्बन क्रेडिट व्यापार यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेड के संदर्भ में बात करता है और बताता है कि और पूछता है कि इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन क्रेडिट ट्रेड क्या होता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन क्रेडिट जो है एक तरीके का ट्रेडिंग है, जो एक तरीके का परमिट है, एक प्रमाण पत्र है जो 1 टन कार्बन के उत्सर्जन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 1 टन कार्बन जो है 1 टन CO2 के उत्सर्जन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत जो प्रमाण पत्र होता है, जो परमिट होती है, उसी को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट एक कंपनी को दिया जाता है जो अपनी गतिविधियों के लिए अनुमत कार्बन के उत्सर्जन के मानक स्तर के बराबर से 1 टन कम कार्बन उत्सर्जन का कार्बन CO2 का उत्सर्जन करती है। क्योंकि जो है कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग है ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में आयोजित किया गया था, जहां पर कार्बन क्रेडिट ट्रेड नामक एक प्रमुख शब्द जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसी के संदर्भ में ये बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो 36 का पहला कथन है ये कहता है कि एक विकासशील देश में एक कंपनी अपने सभी कार्बन क्रेडिट को एक विकसित देश की कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है। यहाँ पर लिखा गया सभी कार्बन नहीं, केवल एक हिस्से को जो है हस्तांतरित कर सकती है, न कि पूरे। इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कि भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने वाला एशिया का पहला एक्सचेंज है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दूसरी बात बिल्कुल सत्य है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें जो है 4 युग्म दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें कुछ रसायनों का नाम दिया गया है, उनके संबंधित स्रोत हैं और बताना है कि इनमें से कितने सही युग्म जो हैं सही रूप में सही सुमेलित। तो पहला है कैडमियम। कैडमियम का सही स्रोत क्या है? यहाँ पर सामने लिखा गया है कीटनाशक। तो ये बात पूरी तरह से सही है। कीटनाशक और बैटरी और जो लेड के मिश्रित धातुएं होती हैं वो कैडमियम के एक प्रमुख स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचिंग, और एचिंग के साथ साथ में जो वेल्डिंग का कार्य होता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक प्रमुख स्रोत के रूप में मौजूद होता है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सत्य है। तो तीसरा है ओजोन। ओजोन जो है पेपर ब्लीचिंग के रूप में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, तो तीसरा भी सत्य है। और लिथियम हाइड्रोक्साइड जो सिरेमिक के संदर्भ में बात लिखी गई है, जो मिश्रित धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रमुख उपयोग होता है, तो ये चौथी भी बात सही है। तो यहाँ पे चारों बातें भी सत्य हैं, तो यहाँ पे चारों युग्म सही सुमेलित हैं, तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार दिए गए हैं और उनकी विशेषताएँ दी गई हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि उनके जो सामने दिया गया है वो बिल्कुल बातें सत्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा गया है कि गैलोपिंग मुद्रास्फीति यानी बढ़ती हुई, इसको हम दौड़ती हुई उछलती हुई मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो उसके सामने लिखा गया है कि 2 अंकों या 3 अंकों की सीमा में चल रही जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम गैलोपिंग मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। यानी 2 अंकों 3 अंकों का मतलब ये है कि 20% से लेकर के 100% तक अगर मुद्रास्फीति चल रही है तो उसको हम गैलोपिंग मुद्रास्फीति के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है मुद्रास्फीति में अड़चन यानी बॉटलनेक। बॉटलनेक मुद्रास्फीति को इस रूप में संदर्भित हम कर सकते हैं कि डिमांड जो है पूर्ण रूप में उसी रूप में बनी हुई है लेकिन सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो उसके सामने देखिए क्या लिखा गया, मांग पक्ष बाधाओं और कुप्रबंधन के कारण। यहाँ पर अपोजिट बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे अगर ये होता है कि आपूर्ति पक्ष बाधाएं जो होती हैं वो खतरों से संबंधित उत्पन्न बाधाओं को उत्पन्न करती हैं, तब ये बॉटलनेक होती है। इसलिए दूसरा कथन तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन जो लिखा गया है, कोर इन्फ्लेशन में लिखा गया है कि ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर जो कीमतें होती हैं उनकी बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के रूप में जो सामने आती हैं उनको हम कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। नहीं, कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है
जब ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर बढ़ती हुई जो मुद्रास्फीति होती है उनको छोड़ करके बाकी जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी कीमतों को जब हम दर्शाते हैं तो उनको हम कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो तीसरी वाली बात भी गलत हो जाती है, तो केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य से संबंधित सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या लिखा गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का गठन जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, और इसी के संबंध में जो है आरबीआई को बहुत सारे कार्य दिए गए। उसमें से प्रमुख कार्य ये है कि ये बैंकों का विनियमन करता है और नियंत्रण करता है, और ये एक सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला कथन है यहाँ पे, यह रुपये की विनिमय दर को स्थिर करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरा है, यह वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक है। मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है, तो दूसरी बात भी सत्य है। और यह तीसरा है, यहाँ यह उन सभी मुद्रा नोटों और सिक्कों को जारी करता है जो भारत में प्रचलन में हैं। ये सभी नोटों नहीं, 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये की नोट को छोड़ करके ये भारत में जितने भी नोट हैं और सिक्के हैं उनको जारी करने का कार्य करता है। ठीक है, 1 रुपये का जो नोट है उसको जारी करने वाला जो होता है वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा होता है। ठीक है, और 1 रुपये के सिक्के जो है वो भी भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो उस संबंध में आपका तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बाजार एकीकरण के क्रम में निम्नलिखित कथन को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए, सीमा शुल्क संघ जिसको हम कस्टम यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो रीजन है। ठीक है, सामान्य बाजार यानी जनरल मार्केट, और चौथा है अधिमान्य व्यापार क्षेत्र जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी बोला जाता है। उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अब उनको हमको जो है इनके बढ़ते हुए क्रम के रूप में शामिल करना है। तो देखिए, पहले आ गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे व्यापार क्षेत्र हैं ये तब बनते हैं जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र को बनाने वाले देश जो उनके अन्य सदस्यों से आयातित कुछ उत्पादों के लिए टैरिफ बाधाओं के उन्मूलन या उनकी कमी पर सहमत होते हैं, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको पहले स्थान पर रखेंगे। पहले के बाद इसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वे तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, देश तब इस्तेमाल करते हैं ये जब जो है किसी दिए गए क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक देश अन्य उत्पादों से आने वाले सभी उत्पादों में व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं या अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो इसका एक उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच जो हस्ताक्षरित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो है NFTA यानी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यह एक आता है USA और एक आता है कनाडा और एक आता है मैक्सिको। इनके बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट बनता है वो होता है NFTA। ठीक है, तो पहले PTA हो गया यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और फिर हो गया हमारा मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA। ठीक है, तो चौथा हो गया, दूसरा हो गया। तो देखिए, यही एक ही ऑप्शन है जो उस संबंध में सही बढ़ते हुए क्रम में सुमेलित दिखता है। तो देखिए, ए भी हो सकता है, इसमें बी भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि चौथे और दूसरे के बाद जो है कौन आता है। तो चौथे और दूसरे के बाद आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या होता है, इसमें जो है सीमा शुल्क संघ जो होते हैं उन पे हस्ताक्षर करने वाले देश टैरिफ बाधाओं को ख़त्म करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और उन्हें गैर सदस्य देशों के लिए एक सामान्य बाहरी टैरिफ की स्थापना को भी स्वीकार करने की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आ गया चौथा, दूसरा, पहला, फिर लास्ट में बचता है तीसरा यानी जनरल मार्केट। तो तीसरा, तो उस संबंध में पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा यही सही रूप में बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
थोड़ा जनरल मार्केट के बारे में और जान लेते हैं। सामान्य बाजार की मुख्य विशेषता ये होती है जब सभी आर्थिक संसाधनों को शामिल करने के लिए सिर्फ मूर्त वस्तुओं से मुक्त व्यापार का विस्तार होता है। इसका मतलब यह है कि जो माल, सेवाएं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन की अनुमति देने के लिए सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया जाता है, तब जो है सामान्य मार्केट को उसके अंतर्गत लाया जाता है। और इसके अलावा टैरिफ को हटाने के साथ साथ जो है जो गैर टैरिफ बाधाएं होती हैं उनको भी कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सी गिद्ध प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। पहली बात तो एक चीज़ जान लीजिए, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी गिद्ध प्रजातियां हैं जो भारत में मौजूद हैं। देखिए, पहला सिलेंडर बिल्ड, ये बिल्कुल है, भारत में मौजूद है। इजिप्टियन, ये भी है। सिनेरियस, ये भी हैं। रेड हेडेड, ये भी हैं। बियर हेडेड, ये भी हैं। कैलिफोर्नियन जो कॉन्डोर, ये गिद्ध की प्रजाति है, ये भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये केवल जो है कैलिफोर्निया और एरिजोना का जो पहाड़ी वाला रीजन है वहाँ पर ही पाई जाती हैं, लेकिन ये भी एक लुप्त प्रजाति के रूप में हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो है इसमें से 5 मैंने आपको बता दिया, 4 और बताना है। जो भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें से 5 आपको यहाँ पर दे दिया गया है। 4 देखिए ये हैं। एक है ओरिएंटल वाइट बेक्ड, ठीक है, और दूसरा है लॉन्ग बिल्ड, एक है हिमालयन, और एक है यूरेशियन ग्रिफॉन। तो 4 ये हो गए और 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 भारत में जो है 9 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है हमारा? इसमें से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। पहला है संकेतक प्रजातियां के बारे में। संकेतक प्रजातियां यानी इंडिकेटर स्पीसीज उनको बोलते हैं जिसकी उपस्थिति या अन्य प्रजातियों के एक समूह की उपस्थिति तथा इनकी अनुपस्थिति संपूर्ण प्रजातियों के समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करती है। उनको हम संकेतक प्रजातियां, इंडिकेटर प्रजातियां बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कथन उस संदर्भ में दिया गया है कि संकेतक प्रजातियां निगरानी कर रहे जीव विज्ञानियों के लिए कभी कभी प्रारंभिक चेतावनी के रूप में भी कार्य करती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और दूसरा है माइक्रोफाइट्स सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पे दोनों बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो माइक्रोफाइट जैसे लाइकेन हवा की गुणवत्ता के संकेतक होते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जिसे बोला जाता है कि जहाँ पर लाइकेन की मौजूदगी नहीं होती है तो वहाँ पे बोला जाता है कि प्रदूषण कभी बड़ी मात्रा पर है। अगर लाइकेन मौजूद नहीं है वहाँ पे तो ये एक तरीके का इंडिकेटर प्रजाति के रूप में इसलिए कंसीडर करते हैं इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। इस संदर्भ में पहला कथन लिखा गया कि मुद्रास्फीति कुंडली। मुद्रास्फीति कुंडली एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें वेतन मूल्यों को ऊपर बढ़ाता है तथा मूल्य भी वेतन को ऊपर खींचते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा लिखा गया है कि मुद्रास्फीति अंतर कुल सरकारी खर्च के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय के अतिरिक्त को संदर्भित करता है। देखिए, मुद्रास्फीति अंतर का मतलब ये है कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जितनी है उससे अधिक अगर सरकारी खर्च हो जा रहा है तो उसको मुद्रास्फीति अंतर बोला जाता है। जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रीय आय के अधिक यानी अधिक होने के बाद सरकारी खर्च जो होता है, मतलब राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है उसके बाद सरकारी खर्च कम हो रहा है, ये लिखा गया, जबकि इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए ही राइट होता है, तो हमारा ये राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वह वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है जिसे सापेक्ष मूल्यों या लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है। पहली बात तो ये देखते हैं कि प्रभावी विनिमय दर क्या होती है, यानी इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। प्रभावी विनिमय दर में जो है एक मुद्रा के उचित मूल्य एक अर्थव्यवस्था की बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता का जो है आकलन करने के लिए एक गेज के रूप में कार्य करती हैं तथा मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक गाइड पोस्ट के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है कि नी जो है वह वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है जिसे सापेक्षिक मूल्यों या लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है। ये एक्सचेंज कर दिया गया है आपस में, यानी रीर जो है वह रीर जो होता है वह
सापेक्ष मूल्यों या लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है नीर के, न कि नीर रीर के। ठीक है, इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नीर और रीर के सूचकांकों को संकलित करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है और बताना है कि ये किस स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में बताया गया है। पहला लिखा गया है कि वे लोकप्रिय रूप से कपलोटिया तमिलन यानी तमिल खेवनहार के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया और स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म सभा, धर्म देवी सभा, संघ इत्यादि संस्थाओं की स्थापना की और 1906 में उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से एक स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग कंपनी संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये वंचिनाथ सुब्रमण्यम भारती तिरुपुरमपुरन कुमारन, यहाँ पर ये तीनों जो है इस संदर्भ में गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। लेकिन ये किसके बारे में लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वीओ चिदम्बरम के बारे में सारे पूरा जो कथन है सत्य है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। बैजी, भूलन, बोटो निम्नलिखित में से जानवरों की प्रजातियों के क्षेत्रीय नाम हैं। बताइए कौन से क्षेत्रीय प्रजाति है जिसके अलग अलग नाम दिए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो होती है उसके रीजनल नाम है बैजी, भूलन, बोटो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आपसे अभी तक जितने भी सवाल पूछा आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर मेरी बात मानेंगे और इस सवाल का जवाब जरूर देंगे कि गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का जो है जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। नियोजन के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला लिखा गया है कि सोवियत यूनियन यानी सोवियत नियोजन मॉडल अनिवार्य प्रकार के नियोजन का असली उदाहरण था। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, दूसरा है नियोजन का सांकेतिक प्रकार बाजार को बदलने पर केंद्रित था। ये भी बात गलत है, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब पहला कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि साम्यवादी चीन ऐसी प्रणाली का असली उदाहरण था। हालांकि कृषि के सामूहिकरण के बाद जो है सोवियत यूनियन में भी थोड़ा बहुत जो है बाजार मौजूद था, इसलिए पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला कथन है ये इसलिए गलत है क्योंकि एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के विपरीत जो देश आदेशात्मक नियोजन का पालन कर रहे थे, निर्देशात्मक नियोजन बाजार यानी मूल्य प्रणाली की जगह लेने के बजाय इसके जरिए काम करता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन मृदा संस्तर के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो यानी सॉइल प्रोफाइलिंग के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है। पहला है ई संस्तर आमतौर पर हल्के रंग का होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सी संस्तर को सेप्रोलाइट के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। ए संस्तर एक उप सतह संस्तर है, सही नहीं पूछा है तो यही बात गलत हो जाती है, क्योंकि ए संस्तर जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो है उप संस्तर के रूप में जाना जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। पहला है कि जैव संचयन यानी बायो एक्युमुलेशन एकल ट्रॉपिक स्तर तक सीमित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, तो देखिए इस संदर्भ में पहली बात तो सही है, बायो एक्युमुलेशन जो होता है एकल ट्रॉपिक स्तर तक ही सीमित होता है। ये प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बायो एक्युमुलेशन में एक खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से पहले जीव को प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि संदर्भित करता है, इसलिए पहला कथन तो सही है। दूसरा लिखा गया है कि जैव आवर्धन में प्रदूषक अल्पकालिक और जैविक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। यहीं पर यह बात गलत हो जाती है, क्योंकि जैव आवर्धन में प्रदूषक जो होता है वो दीर्घकालिक होना चाहिए और वसा में घुलनशील
और जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय होना चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए इसका केवल राइट आंसर हो जाता है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट 17A के संबंध में पूछा गया है कि बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट 17A जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा 2019 में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब स्टील्थ गाइडेड मिसाइल वे होती हैं जिनको जो है डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है, उन्हीं के संबंध में जो है फ्रिगेट का निर्माण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए निर्मित किया गया था तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका निर्माण जो है 2 कंपनियां कर रही हैं, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां मिल करके जो है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो भी फ्रिगेट की श्रृंखलाएं हैं उनको निर्मित कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भारत में गरीबी आकलन के लिए गठित समितियां हैं, उसके संबंध में हमें बताना है कि इन समितियों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, देखिए अलग समिति की स्थापना जो है 1989 में की गई थी। ठीक है, और लकड़ा वाली समिति जो थी ये डी टी लकड़ा वाले की अध्यक्षता में इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, और तेंदुलकर समिति की स्थापना जो है ये सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2009 में गठित की गई थी। ठीक है, और रंगराजन समिति की स्थापना जो है, रंगराजन समिति की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2014 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में तो ये बिल्कुल हैं, 1979 है, फिर 1993 है, फिर 2009 है, फिर 2014 है, तो ये बिल्कुल सही क्रम में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। कौन से जैव विविधता में ह्रास के संभावित कारण हैं? आवास विखंडन, बिल्कुल। प्रदूषण, बिल्कुल। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये भी सही है। परागण की कमी, ये भी सही है। तो चारों बातें सही हैं अगर जैव विविधता में ह्रास के संभावित कारण के संदर्भ में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। यह वानस्पतिक आवरण रहित भूमि के विस्तार में मृदा से एक समान रूप से पतली परतों के रूप को संदर्भित करता है और वर्षा की बूंदों मृदा के कणों को अलग कर देती हैं जो अपवाह के रूप में निक्षेपण बिंदु से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। देखिए ये परत अपर्दन के संदर्भ में बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बूंद अपर्दन के बारे में अगर हम बात करें, बूंद अपर्दन जो होता है यह अपर्दन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है। इसके अंतर्गत वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो मिट्टी से टकराती हैं, जिससे मिट्टी के कण जो है अलग अलग हो जाते हैं और मिट्टी के कण क्या होता है, ये मिट्टी की सतह पर छिद्रित हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं। ठीक है, तो उस संदर्भ में ये बात बूंद अपर्दन है। और रेल अपर्दन, जब प्रवाह भूमि की सतह पर केंद्रित होता है तो उसे रेल अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जबकि परत अपर्दन, रेल अपर्दन का मतलब परत जो है एक एक परतें जो है कटती जाती हैं तो वो रेल अपर्दन के रूप में माना जाता है। जबकि परत अपर्दन आमतौर पर अदृश्य होता है और रेल अपर्दन में भूमि के स्पष्ट कटाव दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको रेल का मतलब ये है कि आपको एक एक परत दिखाई पड़ेगी जब उनका अपर्दन होता है, तो उसी को रेल अपर्दन बोला जाता है। लेकिन यही जब परत अपर्दन होती है तो उसमें परत अपर्दन में उनमें भी परतों का अपर्दन तो होता है लेकिन वो परतें स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और अवनालिका अपर्दन की अगर बात करें तो ये जैसे जैसे जो है वर्षा की अवधि या तीव्रता में वृद्धि तथा अफवाह की मात्रा में तेजी आती है वैसे ही रेल अपर्दन अवनालिका अपर्दन में बदल जाता है। और अवनालिका अपर्दन को आमतौर पर एक कटाव वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो कि जुताई या ग्रेडिंग उपकरण के द्वारा भरा नहीं जा सकता, ये होता है अवनालिका अपर्दन। इसका ऑप्शन डी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। यहाँ पर इकोटोन के बारे में पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। देखिए इकोटोन के बारे में पहली बात तो ये जान लेते हैं कि इकोटोन होता क्या है। इकोटोन जो होता है दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक ट्रांजिशन जोन होता है, यानी एक संक्रमण क्षेत्र होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए ये
मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है। ठीक है, और मैंग्रोव वनस्पतियाँ यहाँ पर जो है समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, और दूसरे साइड जो होता है ये मान लेते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच वाला ये जो वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन बोलते थे। यानी यहाँ पर मैंग्रोव जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं उनके भी गुण, समुद्र के साथ साथ में स्थलीय जो वनस्पतियाँ हैं उनके भी गुण वाली जो है वनस्पतियाँ आपको दिखाई देंगी। इसी ट्रांजिशन जोन में जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है उसी को हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, यही होता है इकोटोन। ठीक, तो देखिए पहले लिखा गया कि यह दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा गया मैंग्रोव वन इकोटोन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैंने वही उदाहरण आपको समझाया है, तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। और इकोटोन के क्षेत्र में कोर प्रभाव दिखाई देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कोर प्रभाव का मतलब ये है कि बिल्कुल दोनों का मिला जुला रूप आपको दिखाई पड़ेगा, एक यूनिक रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रकार दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पहला लिखा गया है कि ब्राउन हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा गया प्राकृतिक गैस, नहीं, ब्राउन हाइड्रोजन का संबंध जो है कोयले से है। यानी कोयले के संबंध में जो हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है, और ग्रे हाइड्रोजन जो होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित ना होकर के ये होता है प्राकृतिक गैस। और जो ब्लू हाइड्रोजन होता है उसके संबंध में अगर हम बात करें तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संबंधित जो भी हाइड्रोजन होता है वो होता है ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक और हाइड्रोजन होता है जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वे हाइड्रोजन होते हैं जिनका निर्माण जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी सबसे इस पे चलते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में पूछा गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं। ठीक है, पर लिखा गया है कि प्रतिस्पर्धा में अंतिम सीमा यानी रियलाइज्ड निकेत मूल निकेत से व्यापक होता है। यहाँ पर यही बात गलत हो जाती है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, क्योंकि मूल निकेत जो होता है वो रियलाइज्ड निकेत यानी अंतिम सीमा की तुलना में व्यापक होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से अपोजिट हो गए हैं, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए तो यह रियलाइज्ड जो निकेत होता है, मूल निकेत जो होता है वो जो है रियलाइज्ड निकेत की तुलना में व्यापक होता है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। पहला कथन, किसी भी दो प्रजातियों के समान निकेत नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक निकेत प्रजाति के लिए अद्वितीय गुण होते हैं, जबकि कई प्रजातियां निवास स्थान साझा करती हैं। एक निवास स्थान में कोई भी दो प्रजातियां समान नहीं हो सकती हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि केवल दूसरा कथन ही सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा निकेत के बारे में जानते हैं कि पारिस्थितिक निकेत क्या होता है। इनको जो है इकोलॉजिकल निके भी बोला जाता है। तो पारिस्थितिक निकेत जो है किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी क्रियाएं हैं और उसकी स्थिति क्या है, उसके स्टेटस को प्रदर्शित करती हैं। उसके संबंध में जो वो वनस्पतियाँ होती हैं उसी को जो है पारिस्थितिक निकेत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। यहाँ पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के संदर्भ में कौन सी बातें सत्य हैं। पहला है एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत वाटर अप्रोच मानता है कि सभी प्रकार का जल मूल्यवान है, चाहे उसका कोई भी स्रोत हो। ये बात बिल्कुल सही है। पारंपरिक प्रबंधन के तहत जल का कई बार पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। यही बात यहीं पर गलत हो जाती है, क्योंकि पारंपरिक प्रबंधन के तहत जल के पुनः उपयोग के विपरीत इसका पुनः चक्रण किया जाता है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। और एकीकृत जल संसाधन
प्रबंधन के अंतर्गत पेयजल, अपशिष्ट जल, वर्षा जल का सामूहिक रूप से प्रबंधन किया जाता है। ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा ही ऑप्शन सही है, तो उसका सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। वनस्पतियों के संदर्भ में पूछा गया और बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। कवक में क्लोरोफिल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लाइकेन, शैवाल और कवक का एक संयोजन होता है, यानी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजन। तो दूसरी बात भी सही है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। यहाँ पे पहला कथन लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। वर्ष 2018 को भारत में मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ये भी बात सही है। राजस्थान भारत का शीर्ष मोटा अनाज उत्पादक राज्य है। ये तीनों बातें सही हैं। ये तीनों कथन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप सच बता रहा हूँ, आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये किसी भी जो है एग्ज़ाम में स्पेसिफिक एक कथन के रूप में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। विभिन्न नियोजन प्रस्तावों के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम पहचानना है हमको। ठीक है, देखिए जन योजना का गठन जो है 1945 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, गांधीवादी योजना की शुरुआत जो है 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सर्वोदय योजना जो थी 1950 में समाजवादी नेता जिन्हें आप लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के द्वारा तैयार किया गया था। तो अगर आपको कालानुक्रम के रूप में देखना है तो पहले आएगी पहले क्या आएगी, नहीं अभी एक और चीज़ बच रहा है यहाँ पे, विश्वेश्वरैया योजना का शुभारंभ जो है 1934 में किया गया था। ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहले आएगा 1934 यानी एम विश्वेश्वरैया, और उसके बाद आएगी 1944 वाली योजना गांधीवादी योजना, और जन योजना आएगी। जन योजना कब आएगी? 1945 में, और फिर उसके बाद आई थी 1950 में सर्वोदय योजना। ठीक है, तो देखिए 1934, 1944, तो यही डी इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, मछली, ताज़े फल, अदरक, बिना भुने हुए कॉफ़ी बीन्स, खाद्य फाइबर, ये पांचों जो चीज़ें हैं इनको जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कुछ और अगर बातों की बात करें तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग, चौक, स्लेट्स, हथकरघा, ये सब चीज़ें भी हैं जिनको जो है जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी NPCC के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। पहली बात तो जान लीजिए, NPCC के अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है टोटल 8 मिशन मोड योजनाएं हैं। ठीक है, उनमें से पहली उन्नति ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन है, पहला सही है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी इसका हिस्सा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये इस मिशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बताना था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि समाचारों में देखा गया सिनर्जी एक्सरसाइज निम्न से किससे संबंधित है। सिनर्जी एक्सरसाइज के संबंध में अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के मिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया एक साइबर सिक्योरिटी के संबंध में अभ्यास है। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए तो इसका राइट हो जाता है। थोड़ा और जानते हैं इस बारे में।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी यानी अगर सर्ट इन की बात करें, या CERTIN कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में है। यही जो है इस अभ्यास को, यानी इस सिनर्जी अभ्यास को साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आयोजित कर रही है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है सिंगापुर की एक जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत में विनिवेश नीति यानी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के संदर्भ में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला कथन है कि रणनीतिक स्ट्रेटेजिक विनिवेश एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार के 25% हिस्सेदारी तक की विकृति को संबोधित करता है। यहाँ तक तो बातें सही हैं, लेकिन 25% नहीं, ये 50% से अधिक की हिस्सेदारी जब सरकार जो है किसी दूसरे सेक्टर को जो है इसको बेचती है तो उसको स्ट्रेटेजिक निवेश के अंतर्गत, विनिवेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये 25% ना होकर के 50% है। दूसरा कथन है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया से गुजरने वाली पहली PSU थी। तो ये भी बात गलत है। ये बाल्को ना होकर के इसके संदर्भ में अगर है तो ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड MFIL, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये पहली कंपनी थी जो PSU के अंतर्गत गुजरने वाली पहली एकमात्र कंपनी थी। ठीक है, दोनों बातें गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। ठीक है, तो पहला लिखा गया है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो है NGT के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो तीनों यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, यहाँ पर तीनों चीज़ें जो है NGT के संदर्भ में सही हैं और पहला वाला गलत है और मैं गलत ही बताना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ एक्ट हैं जो इसके संदर्भ में आते हैं, जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट है 1974 वाला। ठीक है, और उपकर अधिनियम, जल उपकर अधिनियम 1977 और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 और पर्यावरण अधिनियम ये 1986। ये सारी चीज़ें जो हैं NGT के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम अपना आज का यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।